का मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है ये दो इकोनॉमिक्स ने मिलकर एक साथ इस मॉडल को दिया है 1960 में, 1960 के दशक में। जब 1960 में ये मॉडल आता है तो उस टाइम पर किस किस मुद्दे पर इस मॉडल में बात की गई है। इसके अंदर दो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, एक है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड है आपकी फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए हम यूज करेंगे एलएम का, और जो फिस्कल पॉलिसी है उसके लिए हम यूज करेंगे आईएस का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो इंस्ट्रूमेंट है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। और जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी के लिए एलएम का यूज होगा और जो आईएस है वो यूज होगा फिस्कल पॉलिसी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आईएस और एलएम जो मॉडल है उसको ओपन इकोनॉमी में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो इक्विलिब्रियम लेकर आया जा सकता। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिस तरीके से दो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी या फिर आप बोलो आईएस और एलएम, उसी प्रकार से इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एक इसका ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करना, दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लेकर आना। यानी कि दो तरीके से बीओपी को ठीक करना और क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है ये 1960 में आया और इसको दूसरा केंजियन ओपन इकोनॉमी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए दो इंस्ट्रूमेंट है, दो उपकरण हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करने वाले ये कहाँ पर बात करोगे, एलएम के अंदर। एलएम क्या दिखाता, मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई को। उसी प्रकार से जब फिस्कल पॉलिसी की बात करोगे तो फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। किसकी होती है, जो भी जिस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और गवर्नमेंट की होती है। इनकी इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की और गवर्नमेंट इनकम की बात करते हैं। इनकी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पर खर्च करने वाली है और कहाँ से जो उसकी इनकम है वो होने वाली, इन चीजों की बात करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, क्या करती है, जितनी भी पब्लिक होती है उसके वेलफेयर के लिए खर्च करती है, और उनके ऊपर क्या करती है, इनकम कहाँ से लेकर आती है, टैक्स और नॉन टैक्स से वो इनकम को जनरेट करती है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, आईएस, और यहाँ पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई को मिलाकर क्या बनता है, एलएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करना, दूसरा है बीओपी को इक्विलिब्रियम में लेकर आना। जब भी आप पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की बात करते हो तो उसके लिए आपको फिस्कल पॉलिसी की जरूरत होगी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एक इंटरनल इक्विलिब्रियम है, और जो इंटरनल इक्विलिब्रियम अगर आप संतुलन लेकर आना चाहते हो तो इसके लिए आपको फिस्कल पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है बीओपी इक्विलिब्रियम, ये एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम की बात है। तो इसका मतलब है कि आप बाहरी संतुलन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करोगे। अभी बताऊंगी ऐसा यूज क्या है। तो अभी तक सिर्फ आपने ये पढ़ा कि 1960 में ये मॉडल आता है। इसको केंजियन ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो आईएस और एलएम है ये क्या है, एक तरीके से ये केन्स का जो क्रॉस मॉडल है उसी से आगे इसको एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद फिर आपने देखा कि दो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हो तो ब्याज की दर की बात करते हो, जब फिस्कल पॉलिसी की बात करते हो तो यहाँ पर किसके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की और गवर्नमेंट इनकम की बात करते हो। ये एलएम का मुद्दा है और ये आईएस का। इसके दो उद्देश्य रहे हैं, एक फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करना कि जो इंटरनल ऑब्जेक्टिव है जिसको आप फिस्कल पॉलिसी से प्राप्त कर सकते हो, दूसरा क्या है बीओपी को ठीक करना जो कि एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम है। ये जो मेन अजम्पशन है इसकी, इन अजम्पशन के ऊपर ये पूरा मॉडल बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड है कि फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू डेफिसिट और सरप्लस, यानी कि जो भी घाटा होगा या फिर सरप्लस होगा उसके लिए आप फिस्कल पॉलिसी का यूज करोगे। एक्सपोर्ट एक्सोजीनियसली गिवन, इसका मतलब क्या है कि जो निर्यात है आपके वो बाहरी तत्वों से प्रभावित होते हैं। बाहरी तत्वों से इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम क्या है उसके ऊपर वो निर्भर करेंगे। फिर है इसके बाद की इंपोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आयात हैं आपके वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकम के ऊपर। किसकी इनकम के ऊपर, आपकी डोमेस्टिक कंट्री के जो लोग हैं उनकी आय के ऊपर। वो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव संबंधित है। यदि आपके देश की आय बढ़ती है तो आपके देश में इंपोर्ट ज्यादा आएंगे, फर्स्ट इसका यही रिजल्ट आएगा। फिर है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कैपिटल आउटफ्लो या इनफ्लो होगा वो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होगा। आई होप कि ये एजम्पशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए स्मॉल ओपन इकोनॉमी में आईएस एलएम का यूज करने वाले हो,
फिर यहाँ पर क्या कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल की बात करता है ये मॉडल, और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की बात करता है। फिर एक जगह आप दो डायग्राम ये भी देखोगे कि रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी। दूसरा क्या है कि इन्वेस्टर जो होते, अब देखिए इस लाइन को बाद में समझिएगा, मैं पहले आपको एक बार इस मॉडल का थोड़ा सा जो कर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए आपने ये सारा सब कुछ देख लिया कि 1960 में आता है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करेंगे, ISLM का यूज करेंगे, वो भी कहाँ पर, ओपन इकोनॉमी में। तो चलिए इस मॉडल को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, आई होप कि इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए आप आगे क्या है, इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो स्टोरी है आपको क्या सिखाती है, स्टोरी आपको ये सिखाती है कि जो वर्ल्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये देखिए यहाँ पर कि इन्वेस्टर हाई रेट ऑफ रिटर्न, इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी इन्वेस्टर है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ से उसको रिटर्न जो है अच्छे मिलते हैं। अब देखिए ये जो इन्वेस्टर है ये वो इन्वेस्टर है जो कि शेयर और बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहता है, वो इन्वेस्टर नहीं है जो कि एक फैक्ट्री खड़ी करना चाहता है, जो कि एक कंपनी खड़ी करना चाहता है, उसकी बात नहीं कर रही। यहाँ पर कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स की यहाँ पर बातें की जा रही है। तो इन्वेस्टर वहाँ पर पैसा लगाएगा, वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ का मतलब ये है कि जहाँ पर जो ब्याज की है या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा, इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर उसको ज्यादा लगेगा वहीं पर इन्वेस्टमेंट वो करेगा। अब देखिए जो रेट ऑफ रिटर्न है या ब्याज की जो दर है उसको जिस कंट्री में वो ज्यादा होगी वो उस कंट्री से निकाल कर पैसा जहां पर कम है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंट्री में अपना इन्वेस्ट करेगा। अब क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है जब शेयर क्या होता है और बॉन्ड्स क्या होता है, जो शेयर होता है वो क्या होता है, कंपनी की पार्टनरशिप होती है कि आपको उसमें हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो जो लेकिन बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके से एक पेपर होता है जिसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो आपका शेयर होता है उसमें क्या होता है, कंपनी की जिस तरीके से ग्रोथ होती है उसी के तरीके से आपको उस वहाँ पर रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक इन्वेस्टर इस मॉडल में वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा। तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। आपने ये चीज़ देख ली, अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इस मॉडल को आप पढ़ने वाले हो कि फिक्स एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। फर्स्ट बात, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो किस तरीके से काम करेंगी अगर इकोनॉमी में फिक्स एक्सचेंज रेट है। फिर सेकंड है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, जहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वहां पर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से वर्क करने वाली है। इसके अंदर तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी। रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी का क्या मतलब है मैं अभी आपको बताऊंगी। उसी प्रकार से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, यही इसका जो है वो एक तरीके से ये एक तरीके से मॉडल है, ये चीज़ें बताता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि फिक्स एक्सचेंज रेट, अब इन चीज़ों को आप पीछे से लिंक करते चलोगे, जो कि मैंने BOP की जो वीडियो बनाई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो वीडियो बनाई है, वीडियोज हैं जितनी भी उनको आप देख लीजिएगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको ये कंसेप्ट पहले से आता तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर आपकी थोड़ी सी भी कोई कन्फ्यूजन होगी। तो फर्स्ट हम उठाते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। देखिए आपने देखा था कि जो LM है, LM की अगर इक्वेशन आप देखते हो तो LM की इक्वेशन क्या थी कि M/P, यानी कि मनी की सप्लाई डिवाइड बाय क्या है, प्राइस, यानी कि रियल मनी सप्लाई जो स्टॉक है उसको दिखाता है। ये किसके ऊपर है, ये मनी की सप्लाई है और ये मनी की डिमांड है जिसको L से डिनोट किया था। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अब उसके बाद आपने IS की जो इक्वेशन, IS की इक्वेशन भी आपको याद होगी। IS की इक्वेशन का क्या मतलब, IS की इक्वेशन है यहाँ पर कि जो IS है वो इक्वेशन क्या निकल कर आती है कि ये C है, ये कंजम्पशन है, ये YT ये डिस्पोजेबल इनकम है, दूसरा क्या है उसमें C + I जो कि ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करता है। ये वो इन्वेस्टमेंट है, ये वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आप कहीं पर कंपनी फैक्ट्री लगाते हो, वो वाला इन्वेस्टमेंट है। दूसरा क्या है NX क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको नेट एक्सपोर्ट बोल देते हैं। ये एक्सचेंज रेट के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ओपन इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा और यहाँ पर इनकम कौन सी, जो फॉरेन यानी कि जो फॉरेनर की है, जो विदेशी लोगों की आय है। तो जब हम इसको, इस IS को, RLM को ओपन इकोनॉमी में यूज करेंगे तो हमारा ये
निकल कर आएगा। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हम आईएस का जब ओपन इकोनॉमी में यूज करेंगे तो किस तरीके से किया जाएगा। स्टार्टिंग में हम ये उठा लेते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट है। देखिए जब फिक्स एक्सचेंज रेट होती है, उस फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जिस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, यहाँ पर एक निश्चित दर पर एक कुछ मतलब वो रेट डिसाइड करता है जिस पर वो एक्सचेंज रेट को क्या करता, फिक्स रखता। ना तो उससे एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो ना उससे कम हो, उसका मेंटेन करने का जो काम है यहाँ पर जिस भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा वो ये काम करेगा। तो देखिए जब फिक्स एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट का आपको पता चल गया कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करेगा। अगर ये एक्सचेंज रेट, अगर ये फिक्स एक्सचेंज रेट से डाइवर्ट कर जाती है कि इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, तो डेविएशन जितना भी होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक होगा वो क्या करेगा, फॉरेन रिजर्व को, जो उसके पास गोल्ड है या फिर डॉलर है या फिर येन है, जो ये सारी चीज़ें उसके पास है, उनको क्या करेगा, सेल करेगा या फिर उनको परचेज करेगा। ये कब करेगा, जब डाइवेशन हो जाएगा उसका जितना भी उसने फिक्स एक्सचेंज रेट रखा हुआ है उससे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब फिक्स एक्सचेंज रेट की बात होती है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है कि वो इसको मेंटेन रखे। जब ये मेंटेनेंस खराब हो जाता है तो इसको मेंटेन करने के लिए फॉरेन रिजर्व को सेल और परचेज किया जाएगा। अब पॉइंट आता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, अगर ऐसा है तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओ एक्स पर हमने नेशनल इनकम को लिया, ये हमारी नेशनल इनकम है, और आप ओ वाई एक्स पर आप रेट ऑफ रिटर्न लिख सकते हो या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हो या इंटरेस्ट रेट लिख सकते हो। इंटरेस्ट रेट ले लेती हूं मैं। और एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो वर्ल्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्वल होने का काम करेगा। इसके कारण से जहाँ पर आपको महंगा लगता है वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर देते हो ब्याज ज़्यादा, और जहाँ पर सस्ता लगता है वहाँ से पैसा निकाल लेते हो। तो यह मानकर चलते हैं कि जो वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर इससे डाइवेशन हो जाता है, यहाँ से वो डाइवर्ट कर जाता है, तो क्या होगा, यदि वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि करेंसी का आउटफ्लो हो जाएगा, आपकी कंट्री से पैसा निकलकर दूसरी कंट्री में चला जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका एक तरीके से मुद्दा है। जो इशूज है ये किसका, कैपिटल अकाउंट का, कि आपकी कंट्री में अब इन्वेस्टर जो क्या करेंगे वो दूसरी कंट्री में उस इन्वेस्ट को ले जाएंगे। मानकर चलते कि यहाँ पर यूएस है और यहाँ पर इंडिया है। यूएस और इंडिया की हम बात करें, जब ब्याज की दर मान लिया जाए कि यहाँ पर बढ़ती है तो इंडिया के इन्वेस्टर भी और वहाँ के इन्वेस्टर भी, जहाँ पर भी सिचुएशन यहाँ पर बेटर है तो वो क्या करेंगे, अपनी कंट्री से यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप बोलोगे कि करेंसी का आउटफ्लो, इनकी जो करेंसी है वो आउट कर गई, आउटफ्लो हो गया। तो जब करेंसी का आउटफ्लो होगा, करेंसी का आउटफ्लो होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री से पैसा बाहर चलेगा। अब ये दो चीज़ों में आपने देखना, दो तरीके से आप इसको नोट डाउन करोगे। फर्स्ट बात करोगे जब फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो जब ये ऐसी सिचुएशन होगी तो आपका, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पैसा निकालकर यहाँ पर जाया जा रहा है। जब यूएस के अंदर आपके कंट्री से निकालकर यूएस में पैसा, ऐसा तो है नहीं रुपए को आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर दोगे, आपको तो डॉलर चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, जितना भी ये डिमांड बढ़ रही है यूएस करेंसी की, यूएस डॉलर की, तो उतना ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो सेंट्रल बैंक हमारा, जो इंडिया का तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, आरबीआई है, वो क्या करेगा, इतने के फॉरेन रिजर्व सेल करेगा। इससे क्या है कि आपका बीओपी डेफिसिट में जा रहा। दूसरे केस में क्या होगा, इसका अपोजिट करके देखो, यदि ब्याज की दर इंडिया में अच्छी हो जाती है तो यहाँ के इन्वेस्टर कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ से पैसा इनफ्लो हो जाएगा। जब पैसा इनफ्लो होगा तो इसका मतलब होगा आपका बीओपी सरप्लस में है। जब बीओपी सरप्लस में है, बाहर से यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में आ रहा है, तो वहाँ पर क्या था, सेल किया जा रहा था। अब यहाँ पर क्या करेगी गवर्नमेंट, जब फिक्स एक्सचेंज रेट है तो उसको परचेज कर लेगी। मैं बार बार ये गवर्नमेंट शब्द जो यूज कर रही हूँ इसका कारण है। अब देखिए यहाँ पर इनफ्लो होगा करेंसी का, तो यहाँ पर जितना भी पैसा, जितना भी डॉलर आया उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, परचेज कर लेगी। देखिए जब गवर्नमेंट के पास पैसा रिजर्व हो जाते कम, तो मनी की सप्लाई उसके अकॉर्डिंग ही डाउन चली जाती है, और जैसे ही गवर्नमेंट के पास रिजर्व इंक्रीज करता है वैसे ही उसकी मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिएगा।
जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिक जो गुड्स के प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब मनी की सप्लाई घटती है तो ऑटोमेटिक गुड्स के प्राइस घट जाते हैं। ये बात का मुद्दा, पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए, ये तो मैंने गवर्नमेंट के उसमें बता दिया आपको। अगर मैं इसको दूसरे केस में बताऊं, सेम यही चीज़ें रहें कि जो वर्ल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये था फिक्स में गवर्नमेंट की जब मैं बात कर रही थी। अब मैं बात करती हूँ आपके सामने फ्लेक्सिबल की। जब भी आप फ्लेक्सिबल की बात करोगे, यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ज़्यादा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, तो करेंसी कहाँ जाएगी आपकी? यहाँ जाएगी करेंसी। रुपया तो जाने से रहा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो मान लेते हैं हम कि पहले जो डॉलर की डिमांड है, ये सप्लाई है डॉलर की और ये डिमांड है। यहाँ पर ये एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो रखा है कोई ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पर। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। किसकी? डॉलर की। हम डॉलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यदि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्यों? वहां पर पैसा जब इन्वेस्ट करोगे तो उस वहां पर फिर आपने क्या करना पड़ेगा? डॉलर को लगाना पड़ेगा। डॉलर ही तो लगेगा वहां पर यूएसए में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए अब गवर्नमेंट को जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है, कब? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ डायग्राम से पहले, ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो बार बार आपकी कन्फ्यूजन ना हो। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो पहले एक्सचेंज रेट हम देख लेते हैं। मान लिया जाए कि $1 = 40 रुपीज़ है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है तो आप देख पा रहे हो कि $1 की कीमत मान लिया जाए कि 75 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की जब डिमांड बढ़ती है तो आपको पहले के कंपेयर में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि रुपए की जो वैल्यू है वो क्या कर गई है? डिक्रीज हो गई। रुपए की वैल्यू डिक्रीज होगी ना। पहले 40 रुपए में काम चलता था, अब आपको 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका पैसा गिर गया है, आपके पैसे की वैल्यू गिर गई है। तो आपकी मार्केट अब उनके लिए सस्ती हो गई है। देखिए, पहले उनको क्या था, कोई भी अगर प्रोडक्ट लेना था, यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई भी 35 रुपीज़ की कोई चीज़ आती थी, तो उनको क्या था? $1 के देते थे इंडिया में, एक चीज़ ले लेते थे, एक प्रोडक्ट ले लेते थे, उसके बाद भी उसके पास 5 रुपये बचते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, $2 ले लेंगे, 5 रुपये फिर भी बचा लेंगे। 5 रुपये का कोई वो नहीं होता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक प्रोडक्ट मिलता था यहाँ पर, उसके बाद जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो उसके प्रोडक्ट खरीदने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, उनका डॉलर क्या कर जाएगा? अप्रिशिएशन हो जाएगा, और हमारा जो है रुपया वो उसके अंदर डेप्रिशिएशन या मूल्य ह्रास हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखिए, ये सिचुएशन हो जाएगी। तो इस केस में क्या करेंगे? वहां पर तो सेल कर रहे थे, अब यहाँ पर सेल परचेज आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। तो अपने आप ही फिर क्या हो जाएंगे? इस सिचुएशन में जाकर जब 75 रुपीज़ है तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और इम्पोर्ट घट जाएंगे। तो इस तरीके से आप बीओपी को करेक्ट कर पाओगे। इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो कि अगर मान लिया जाए कि इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा क्या हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर जाता तो ये फेवरेबल होगा आपके लिए, ठीक है। और जब इसका उल्टा हो जाता, क्या हो जाए? मान लिया जाए कि 40 रुपीज़ की बजाय आपकी एक्सचेंज डिमांड घट जाए, ठीक है ना। या मैं आपको ये बोलूं कि करेंसी की वैल्यू हो जाए आपकी 25। अब देखिए, पहले तो आपको 40 रुपये देने पड़ते थे, अब डॉलर के लिए सिर्फ कितने देने पड़ते हैं? 25 रुपये। अब उनको यहाँ पर प्रोडक्ट कितने मिलता है? 35 में। अब उनको तो एक्स्ट्रा 10 रुपये और देंगे ना, तभी तो वो प्रोडक्ट ले पाएंगे। तो इस सिचुएशन में जब नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन आपके एक्सपोर्ट गिर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए आपकी मार्केट महंगी हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेट समझ में आती हैं, लेकिन अगर बार बार आप चीज़ों को दोहराते हो, बार बार समझते हो, तो वो चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए, इसके डायग्राम के ऊपर चलते हैं। सारे डायग्राम हम एक एक करके यहाँ पर बना लेते हैं। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं जो डायग्राम है। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने लिया, यही चलेगा, फिक्स एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए कि OX पर आपने क्या लिया? नेशनल इनकम को लिया, या आउटपुट बोलो या एम्प्लॉयमेंट बोलो, ठीक है ना। हम यहाँ पर नेशनल इनकम ले लेते। यहाँ पर आपने OIX पर इंटरेस्ट रेट को लिया, ये चीज़ें ले ली। OY पर ये ले लिया। ये जो लाइन है ये BP का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, या BOP भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या? फिक्स एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। इसका मतलब ये परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब है BOP, जो कैपिटल मोबाइल करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। जो इन्वेस्टर शेयर्स में, बॉन्ड्स में जो पैसा लगाते हैं, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है किसी भी प्रकार की, कहीं पर भी आप मूव कर सकते हो। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पर्सनली कन्वर्टेबल है आपका जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का ही मुद्दा है। अब देखिए आगे क्या होता है।
आपने देख लिया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बैलेंस जो एक तरीके से जो करेंसी है वो फ्रीली मूवमेंट कर सकती है कंट्री से दूसरी कंट्री में। आपका आईएस क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये आपका आईएस होता है। और जो एलएम है ये आपका एलएम है, ये एलएम है। हम केस कर रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर हम लगा कर देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या इफेक्ट करते हैं, क्या वो इंटरनल एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करती है या फिर नहीं करती है। तो देखिए ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और यहाँ पर आप संतुलन में हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो एलएम आईएस बैलेंस ऑफ पेमेंट सब कुछ इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए आउटपुट आपका इतना है, लेकिन देखिए दो ऑब्जेक्टिव थे इसके, एक तो था बीओपी को इक्विलिब्रियम में लेकर आना, सेकंड था पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना। अब देखिए हम मानकर चलते कि इस सिचुएशन में अभी हमारे पास पूर्ण रोजगार नहीं है, पूर्ण रोजगार मानकर चलते कि यहाँ पर कोई इतना अगर हमारा आउटपुट बढ़े तब जाकर हमारा जो है सभी लोगों को रोजगार दे पाएंगे। पूर्ण रोजगार का क्या मतलब होता है, पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि दिए हुए वेज पर जो भी पर्सन काम करना चाहता है उन सबको काम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपनी मर्जी से बेरोजगार हो तो इसमें काउंट नहीं हो गया बेरोजगारी में। अब देखिए यहाँ पर हम लेकर आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम बात करते एक्सपेंशनरी विस्तारवादी मौद्रिक नीति। जब हम विस्तारवादी मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या, मनी की सप्लाई को बढ़ाने की हम बात करें। जब मनी की सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो जो एलएम है वो एलएम से शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा LM1 पर। सिर्फ आप यहाँ पर ये देख रहे हो क्या किस तरीके से वर्क करती है जब हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। क्या मॉनेटरी पॉलिसी जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या वो हमारा इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने में सक्षम होती है या फिर नहीं होती। तो देख लीजिए आप E से E1 पर चले जाते हो। अब यहाँ पर केस देखिए क्या है, इस पॉइंट पर ये जो आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिख देती हूँ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वर्ल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट और डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर हैं। किस कारण से, क्योंकि फ्रीली मोमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये पुराने वाला जो एलएम है, आईएस है, ये है, और एलएम नए वाला ये है, ये यहाँ पर इसको कट करता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो आरडी से RD1 हो जाएगा। ये RD का मतलब डोमेस्टिक। अब आप पूछोगे कि ये, अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो ज़्यादा, वर्ल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा। अब आप ये बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे आज ही क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछागा कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ल्ड का कम हुआ किसका। देखिए आप अपने देश से मतलब है ना, आपने दूसरे देश से थोड़ा मतलब है। मॉनेटरी पॉलिसी किसी की, आपके देश की है, तो आप जो भी इसको अप्लाई कर रहे हो, हाँ ठीक है, ये दूसरे वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होती है, बट लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी मनी की सप्लाई कहाँ पर बढ़ाई जा रही है, आपके देश में। तो आपके देश में जब आप छेड़खानी करोगे तो आप अपने से ही मतलब रखोगे, आपके में फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जब आप अप्लाई करके देख रहे हो तो कितना इफेक्ट कर रही है, तो आपकी कंट्री में ये बढ़ने घटने की बात है, फिर कंपेयर कर रहे हो दूसरी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब देखिए आपका पॉइंट जो है, आप कहाँ पर चले गए, आप E से E1 पर आ जाते हो। इस पॉइंट पर आप देख पा रहे हो कि आपका आउटपुट बढ़ जाता, Y से Y1 हो जाता है, और जो आपकी ब्याज की दर है वो घट जाती है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ब्याज की दर घटेगी, किसके अंदर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, आपकी कंट्री में अगर ब्याज की दर कम है, ये RW क्या है, ज़्यादा है, और RD डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो आपको पता कि यहाँ पर क्या होगा, करेंसी का आउटफ्लो हो जाएगा, आपकी कंट्री से बाहर चला जाएगा पैसा। तो जब करेंसी का आउटफ्लो होगा, दूसरी और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये कैपिटल अकाउंट मानोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है, मैंने आपको बताया है, एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो आप देख सकते हो। तो देखिए जो करंट यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका डेफिसिट में हो जाएगा, क्योंकि आपकी कंट्री से इन्वेस्ट बाहर की कंट्री में चला जाएगा। एक तो बात ये। दूसरा देखिए जब आउटपुट बढ़ता ना, तो अभी आपने अजम्पशन देखी थी कि आउटपुट बढ़ेगा तो इंपोर्ट बढ़ेंगे, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है, ये करंट अकाउंट, दोनों घाटे में हो जाएंगे। ऑल ओवर जो बीओपी है वो क्या हो जाएगा, आपका डिसइक्विलिब्रियम में हो जाएगा ऑल ओवर। ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीओपी को
एक तरीके से घाटे में लेकर चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, जब तक ये LM1, जब तक मनी की सप्लाई LM1 से वापस LM पर नहीं आ जाती, तब तक क्या होगा, क्या है, जब तक इस आप क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, फुल एम्प्लॉयमेंट ये यहाँ पर है। आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर लाकर कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी से आप इस फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी से हाँ अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कारण क्या है, कारण यही है क्योंकि जब मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है तो LM राइट साइड शिफ्ट करेगा। जब LM राइट साइड शिफ्ट करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो इससे क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर घट जाए तो करेंसी का आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो होने का मतलब है कहीं दूसरे देश में इन्वेस्ट करोगे। जब दूसरे देश में इन्वेस्ट करोगे तो दूसरे देश की कंट्री की जो करेंसी है उसकी आप डिमांड करोगे। जब दूसरे देश की कंट्री की डिमांड करोगे तो फिक्स एक्सचेंज रेट है। ये आउटफ्लो में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व को सेल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जब गवर्नमेंट फॉरेन रिजर्व को क्या करेगी, सेल करेगी। जब फॉरेन रिजर्व को सेल करेगी तो अब आपके पास थोड़े रिजर्व रह जाएंगे, जिसके कारण से गवर्नमेंट की जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी और LM वापस LM1 से LM पर आ जाओगे। अब देखिए ब्याज की दर भी वही रही और आउटपुट भी आपका वही रहा। तो आप कह सकते हो कि इस सिचुएशन में जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काम नहीं आई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल में क्या है, हम बात करेंगे। अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी थी, क्या रही, इनइफेक्टिव रही। कारण आपने देख लिया, ये कारण बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि आउटफ्लो हुआ, फॉरेन रिजर्व सेल किए गए, मनी की सप्लाई घटी, LM1 वापस LM पर शिफ्ट कर गया। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी की जगह आप कर दोगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर इनइफेक्टिव या इफेक्टिव वो तो बाद में बात मतलब पता चलेगा आपको कि इफेक्टिव रहने वाली है फिर या इनइफेक्टिव रहने वाली, प्रभावी रहेगी या नहीं रहेगी। सेम फिक्स एक्सचेंज रेट है, क्या करेगी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है फॉरेन रिजर्व को सेल परचेज करेगी। अभी आपने देख लिया कि घाटे का तो क्या गवर्नमेंट ने एक तरीके से फॉरेन रिजर्व को सेल करना पड़ा। अब वही सेम पैटर्न अपनाना है आपको कि OX पर हमने वही नेशनल इनकम को लिया है, OY पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, परफेक्टली कैपिटल मोबिलिटी है, ये आपका IS है और ये आपका LM है। E पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, RW इक्वल टू RD, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आप लिखोगे, रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको बोला था। अब वही बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई जाती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि IS को आप शिफ्ट करोगे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी और जो टैक्स है उसको रिड्यूस करेगी। जैसे ही गवर्नमेंट ये केस करती है तो IS जो है वो राइट शिफ्ट कर देगा। अब देखना क्या होगा, जब IS से IS1 पर आप शिफ्ट कर जाओगे, इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, E से E1 पर। ये कोई E पॉइंट है, E से E1 पर आप यहाँ पर चले गए। अब दोनों केस में आप देखिए आउटपुट पहले कितना था, इतना था, आउटपुट आपका इंक्रीज कर गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज कर गया। R से RD से RD1 हो गया। अब आप देख पा रहे हो ना कि इस केस में आपका डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपको पता है कि आपके कंट्री में इन्वेस्टर क्या करेंगे, इनफ्लो करेंगे, करेंसी का इनफ्लो होगा या कैपिटल का इनफ्लो होगा। अब ये क्या करें कि यहाँ पर देखिए, जब इसी केस से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो कंट्री में ना कैपिटल इनफ्लो होगा या करेंसी इनफ्लो बोल सकते हो, कैपिटल इनफ्लो होगा। जब कैपिटल इनफ्लो होगा तो इससे क्या होगा, आपकी कंट्री में फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, जो भी रिजर्व आया है आपकी कंट्री में उसको परचेज कर लेगी।
जब इसको परचेज कर लिया जाएगा, अब आपकी गवर्नमेंट के पास क्या इतने नहीं, इतने फॉरेन रिजर्व हैं, तो उससे मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ से एक नया केस स्टार्ट होगा, मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो एलएम कहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, एलएम से एलएम। वहाँ पर एलएम क्या था, आईएस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पर आईएस ने एलएम को भी प्रभावित किया। आप यहाँ पर चले जाओगे एलएम से एलएम पर, आप देख पा रहे हो कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आपका आउटपुट का लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था, OY था, OY1 था, OY, इसको फुल इम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब फिक्स एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई किया जाता तो इफेक्टिव रहेगी आपको पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में। ठीक है, तो आप समझ गए कि फिक्स एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी काम आएगी, और फ्लेक्सिबल, इससे पहले क्या था, फिक्स एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव रहेगी, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी। ये दो केस आपने जान लिए। इसके बाद हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। वो पैटर्न क्या चेंज होता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूं। अब देखिए, फिक्स की जगह आप कर दीजिए फ्लेक्सिबल। ये जो फिक्स है सिर्फ यहां पर चेंज कर दीजिए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है, इन चीज़ों के बारे में आप जानोगे। जब भी हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगी इनइफेक्टिव, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है वो हो जाएगी आपकी इफेक्टिव। अब देखिए कारण क्या है, इस कारण को बाद में मतलब अभी मैंने लिख दिया है वैसे जस्ट, क्योंकि अभी पीछे वाला सीन देखा था ना, तो नहीं तो वैसे तो निकाले बगैर पता ही नहीं चलेगा कौन इफेक्टिव कौन इनइफेक्टिव। तो फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रहेगा, बाद वाले इसमें कोई चेंज नहीं, अब गवर्नमेंट नहीं आएगी, आपको यहाँ पर फॉरेन रिजर्व को सेल परचेज करने का झंझट खत्म। अब यहाँ पर एक नया झंझट स्टार्ट होगा, यहाँ पर होगा करेंसी का मूल्य वृद्धि या करेंसी का मूल्य ह्रास, या करेंसी एप्रिशिएट करेगी या फिर डेप्रिशिएट करेगी। इन दो केस को आप समझोगे। एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन का यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हो, ये सप्लाई है और ये डिमांड है। यहाँ पर ये हम लिख लेते हैं $1 इक्वल टू 40 रुपीज़, और ऊपर जब हम लिख लेते हैं $1 इक्वल टू मान लिया जाए कि 75 रुपीज़, और नीचे हम लिख लेते हैं कि $1 इक्वल टू मान लिया जाए कि 25 रुपीज़। ये केस हम लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है करेंसी का डेप्रिशिएट करना, इसका मतलब होता है करेंसी का डेप्रिशिएट करना। करेंसी जब डेप्रिशिएट करती है, जब वैल्यू कम हो जाती है आपकी करेंसी के लिए, तो दूसरे देशों को सुविधा हो जाती है कि अब वो एक थोड़े ही पैसे में उसी डॉलर में ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और आपके लिए मुश्किल हो जाता है दूसरे देश से सामान खरीदना, तो आपकी मार्केट दूसरों के लिए अच्छी हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। और आप लोग वहाँ से, क्योंकि देखो पे करना, पहले 40 रुपीज़ पे करते थे, अब वहीं $1 का सामान लेने के लिए आपको दूसरे कंट्री में, मान लीजिए कि यूएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉलराइजेशन ज़्यादा है कि मैक्सिमम जो कंट्री में डॉलर चलता है, तो देखिए 75 रुपीज़ है। तो ये 75 रुपीज़ अब $1 का सामान लेने के लिए 75 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपको कॉस्टली हो जाएगा, तो आपके इंपोर्ट घट जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से आप बीओपी को क्रैक कर पाओगे। दूसरे केस में देखिए, यहाँ पर इसका उल्टा कर लेते हो कि अब $1 के लिए 40 रुपये देने पड़ते थे, $1 के सामान के लिए 25 रुपये, तुम्हें फायदा। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, बाहर की कंट्री को नुकसान है। उनको नुकसान कैसे? पहले $1 का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे तो उनका तो डॉलर वही रहना था, अब उसके लिए 40 रुपये के बराबर सामान खरीद ले जाते थे। अब इंटरनल तो प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ, वो अगर 40 की चीज़ होगी तो 40 की ही रहेगी, लेकिन अब उनको बेचारों को कितने मिलेंगे? 25 रुपये मिलेंगे। अब उनको 15 रुपये एक्स्ट्रा पे करके ही वो प्रोडक्ट ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट गिरते हैं और इंपोर्ट बढ़ते उसका। यहाँ पर करेंसी करती है एप्रिशिएट और वहाँ पर करती है डेप्रिशिएट। इसको हम बोलते हैं मूल्य वृद्धि अपनी तरफ से, और यहाँ पर होती है मूल्य ह्रास। ये चीज़ है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। वही सेम रहेगा कि OX पर आपने नेशनल इनकम को लिया, OY पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया। ये BOP की लाइन ऐसी ही रहेगी क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। ये आपका IS है, वही सेम सिचुएशन है। ये LM है, E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है।
अब हम बात कर लेते, आपकी मर्जी कोई भी पॉलिसी अपना कर देख लीजिए। हम बात करते हैं, मान लिया जाए कि फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम स्टार्टिंग में लगा कर देखते हैं। जब फिस्कल पॉलिसी अपनाई जाएगी तो IS से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, IS से IS1 शिफ्ट कर जाएगा। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यहाँ पर मतलब है कि टैक्स घटा देना और एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो बढ़ा देना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब देख पा रहे हो पुराने वाले एलएम को यहाँ पर कट करता है, जब यहाँ पर कट करता तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है, आपका डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, यानी कि RD ज़्यादा है RW से, डोमेस्टिक ब्याज की दर ज़्यादा है, तो करेंसी का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, सॉरी करेंसी क्या होगी, इनफ्लो होगी। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मेरी थोड़ी सी टंग जो हो स्लिप कर जाती है, लेकिन आप इन चीज़ों को एक बार अगर आपने समझ लिया तो इसको आप मतलब ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर क्या है कि इनफ्लो होगा, जब करेंसी का इनफ्लो होगा तो आपकी कंट्री में बाहर की करेंसी ज़्यादा आएगी। तब सोचिए, जब कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का फॉरेन रिजर्व आता है तो आपका रुपया जो हो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आपका रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रुपए की वैल्यू बढ़ती है तो ये वाली चीज़ होगी ना, इससे एक्सपोर्ट गिरेंगे और इंपोर्ट बढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ये बात है, आउटपुट इतना था, आउटपुट आपका बढ़ गया, लेकिन अभी आउटपुट बढ़ा हुआ अभी कोई काम नहीं आएगा। किस कारण से काम नहीं आएगा, यहाँ पर जो Y से Y1 हुआ है किस काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि इनकम जो है, इंपोर्ट जो है वो किसका फंक्शन है, इनकम का, और पॉजिटिव। जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी वैसे ही आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे। और यहाँ पर भी आपने देख लिया कि अगर ऐसा होता है तो जो करेंसी है हमारी वो मूल्यवृद्धि हो जाएगी, और जब मूल्यवृद्धि होगी तो हमारे एक्सपोर्ट गिरेंगे और इंपोर्ट बढ़ेंगे, तो आपका जो ऑल ओवर जो BOP है वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट में हो जाएगा। अब देखिए कब तक चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा। अगर ये हुआ कि इनफ्लो हुआ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट तो आगे आई नहीं, तो इस सिचुएशन के थ्रू ही कि एक्सपोर्ट गिरेंगे और इंपोर्ट बढ़ेंगे। इस कारण से जब तक आपका जो है IS क्या है, जो IS1 है वापिस IS पर शिफ्ट नहीं कर जाता। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो IS है, जो ये फिस्कल पॉलिसी है यहाँ पर इनइफेक्टिव रही। ये क्या रही, BOP को एक तरीके से आपका जो आउटपुट है या फिर एम्प्लॉयमेंट है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को प्राप्त नहीं कर पाई। या फिर आप देखोगे इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर इसको अचीव करना चाहिए था, यहाँ पर वो अचीवमेंट इसकी नहीं रही। तो इंटरनल एक्सटर्नल जो इक्विलिब्रियम है उसको प्राप्त करने में कब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये सक्षम नहीं है, आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर करेंसी क्या है, किस तरीके से अप्रिशिएट कर गई। अब दूसरे केस में आप देखिए कि दूसरा केस क्या, दूसरा केस है कि मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को अब हम देखते हैं कि वो इफेक्टिव रहेगी या इनइफेक्टिव, कब, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। अब देख लेते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सेम वही किस्सा रहेगा कि OX पर आपने नेशनल इनकम को लिया, OY पर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट बोल सकते हो, ये आपका BOP है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, ये आपका IS है और ये आपका LM है। यहाँ पर ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। अब ये करें कि यदि हम एक्सपेंशनरी जो है फिस्कल पॉलिसी अपनाएं, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएं, जब एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अपनाई जाएगी तो LM से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये इतना है, आप LM से LM1 पर शिफ्ट कर जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे। अब आपकी कंट्री में क्या होगा, ब्याज की दर घट जाएगी, RD से RD1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या, वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है इससे, तो आपकी करेंसी क्या कर जाएगी, आउटफ्लो। आउटफ्लो जब करेंसी करेगी आपकी कंट्री से पैसा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट परचेज कर लेगी, गवर्नमेंट को कुछ परचेज करने की सेल कर देगी। यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जब आउटफ्लो होगी तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जितना भी आउटफ्लो हुआ है उसको कवर करने के लिए वो सेल कर देती थी, लेकिन नहीं, जब करेंसी आपकी आउटफ्लो कर जाएगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, आपकी जब करेंसी की वैल्यू घटेगी तो इस केस में क्या होगा, जब करेंसी की वैल्यू घटेगी, यहाँ पर जाकर जब करेंसी की वैल्यू यहाँ पर घटती है तो उस करेंसी की वैल्यू घटने से तो डेप्रिशिएट कर जाएगी, एक्सपोर्ट आपके बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट घटेंगे, जिस कारण से जो आपका IS है वो IS से IS1 जो है शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर।
तो आप देख पा रहे होगे और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से E1 पर आ जाएगा। आपकी पहले इनकम इतनी थी, फिर आपकी इनकम इतनी थी, Y से Y1 थी, और ये आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो किससे, फिस्कल पॉलिसी से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपने अचीव कर लिया। देखिए अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप कोई वो नहीं है, कोई झिझक की बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद है दोनों ही पॉलिसी को एक साथ, यानी कि दोनों ही पॉलिसी एक साथ काम करेंगी। अब आपके रहते सिर्फ 2 डायग्राम। अब उसमें क्या चेंज होगा, अब चेंज देख लेते हैं क्या होगा। चेंज ये होगा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबल या फिक्स की हम बात कर लेते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर रिलेटिव आ जाएगा। जब रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी का मतलब होता है कि अब आपकी जो बीओपी की लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी, वो थोड़ा सा स्टीप हो जाएगी। तो यहाँ पर रिलेटिव लिखोगे, रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी की जब आप बात करते हो तो रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी में ये सेम वही रहेगा कि फिस्कल पॉलिसी जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो क्या है, वो इनइफेक्टिव रहेगी। अगर दूसरा क्या आपने देखा था कि अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है वो क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। एक सेकेंड रुकिए। अब देखिए आप आगे इसके अंदर क्या कि फिक्स एक्सचेंज रेट विद रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी। देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट है और क्या है, रेट विद रिलेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि अब आपकी जो बीओपी की स्ट्रेट लाइन थी, अब वो स्ट्रेट लाइन ना होकर वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा स्टीप हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी, वहाँ पर क्या था, परफेक्टली कैपिटल मोबिलिटी, यानी कि फ्रीली मूवमेंट कर रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पर देखिए फिस्कल पॉलिसी, आपको पता कि फिक्स में क्या थी, इफेक्टिव थी, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी, इनइफेक्टिव थी। तो देखिए डायग्राम को देखिए, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की लाइन है, ये आपका एलएम है, ये आईएस है। स्टार्टिंग में कहाँ पर है, ये एक तरीके से ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। ओआर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओ वाई क्या है, नेशनल इनकम या फिर आउटपुट है। अब हम बात करके चलते हैं स्टार्टिंग में कि फिस्कल पॉलिसी को हम अप्लाई कर दें। थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ा सा अलग है पिछले डायग्राम से, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते कि फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है टैक्स को हटा दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, और जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसको इंक्रीज कर दीजिए। तो आपका जो आईएस है, आईएस शिफ्ट हो जाएगा आईएस से आईएस1, यहां पर आप चले जाओगे आईएस से आईएस1। थोड़ा धैर्य के साथ इसको समझिए। अब देखिए ये पुराने वाले एलएम को कहां पर कट करता है, यहां पर कट करता है। आउटपुट कितना हो गया, इतना, ओवाई से ओवाई1। ब्याज की दर कितनी इंक्रीज हो गई, यहां से ओआर से OR1, ठीक है, ये OR से OR1 हो जाती है। अब देखिए बात क्या है, आपका जो ये इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पर ना होगा, यानी कि इसके बीओपी एक अलग रहेगा ना, जैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम था ऐसे नहीं है। तो ये एलएम क्या है, ये इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो लाइन है उसके राइट साइड में है। तो इसको आप E1 लिख सकते हो कि E1 क्या है, आपका आईएस और एलएम तो दोनों बराबर हैं, लेकिन जो आपका एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, अभी दूर है। तो इसको ये क्या है, इसके राइट साइड में। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर बीओपी अभी डेफिसिट में है। तो बीओपी जब डेफिसिट में होता है तो आपने क्या देखा था, बीओपी डेफिसिट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, फॉरेन करेंसी को अभी भी क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी है उसको क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। जब फॉरेन करेंसी को सेल किया जाएगा तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, एक तरीके से डिक्रीज कर जाएगी। जब मनी की सप्लाई डिक्रीज करेगी तो जो आपका एलएम है, एलएम जो है वो एलएम से एलएम1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी जब होगी तो एक पॉलिसी से इक्विलिब्रियम आप नहीं प्राप्त कर पाओगे, दोनों पॉलिसी को आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बीओपी डेफिसिट में है तो फॉरेन करेंसी सेल करनी पड़ेगी। फिक्स एक्सचेंज रेट है, जब फिक्स एक्सचेंज रेट है तो फॉरेन करेंसी सेल होगी, जिसके कारण से आपके पास फॉरेन रिजर्व कम होंगे। जब फॉरेन करेंसी सेल हुई है तो फॉरेन रिजर्व आपके डिक्रीज हो गए, जिसके कारण से मनी की सप्लाई आपकी घट गई। अब आप कम पैसा प्रिंट
कर पाओगे। तो ये जो आपका एलएम है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। जब ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब मनी की सप्लाई घट गई। तो आप देखोगे ये जो इसका कटेगा, ये यहाँ पर इसको लेकर चलोगे आप, एलएम से LM1 हो गया। तो यहाँ पर वो पॉइंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। अब R1 से R2 हो गया। आउटपुट पहले के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लिया, क्योंकि देखो दोनों मिक्स पॉलिसी ही लेकर आप इस इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा केस अब हम इसी केस के अंदर देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, तो जब आप मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। एलएम आपका राइट साइड शिफ्ट करेगा, यानी कि राइट साइड शिफ्ट करेगा। जो राइट साइड ये शिफ्ट करेगा तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या एलएम से आप इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकते हो। तो एलएम आपका एलएम से LM1 हो जाएगा, मनी की सप्लाई को आप बढ़ा दोगे। तो ये देखिए एलएम से LM1 हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये जो LM1 है पुराने वाले को कहाँ पर कट करता है, यहाँ पर। तो देखिए आउटपुट आपका ये है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया तो आपकी करेंसी का आउटफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट में, चाहे वो रिलेटिव है चाहे परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, वहाँ पर इनइफेक्टिव का काम ही करेगी। तो जो LM1 है जब वो राइट साइड शिफ्ट करता है, मनी की सप्लाई बढ़ती है, तो इससे BOP में डेफिसिट आएगा, इससे BOP सुधरेगा नहीं। दूसरा एक और केस अभी हम कर लेते हैं कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी, तो इस केस को एक बार कर लेते हैं। बस एक लास्ट ये टॉपिक रहता है, उसके बाद जो है ये जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है वो क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स की बजाय फ्लेक्सिबल। अब आप यहाँ पर ना सेल करना ना परचेज करना, तो करेंसी अपने आप ही क्या करेगी, डेप्रिशिएट अप्रिशिएट करेगी, अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन होगा और वो अपने आप ही करेक्शन हो जाएगा। अब देखिए सेम वही है कि OX पर आपने क्या लिया है, नेशनल इनकम को लिया, OY पर आपने इंटरेस्ट रेट को लिया, ये आपका IS है, ये आपका BOP है, ये आपका LM है। E पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, E पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये इनकम है और ये ब्याज की दर है। यदि यहाँ पर हम अब देखोगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में उल्टा हो जाएगा, ये इनइफेक्टिव हो जाएगी और ये इफेक्टिव हो जाएगी। तो वो करें कि यहाँ पर अगर फिस्कल पॉलिसी अपनाओगे तो फिस्कल पॉलिसी अपनाने से क्या होगा, IS कहाँ पर शिफ्ट करेगा, IS से IS1। यहाँ पर जब ये IS से IS1 शिफ्ट करेगा तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी और आउटपुट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये ना भी लगाओगे तब भी चल जाएगा। इक्विलिब्रियम का पॉइंट E से E1 पर चला जाएगा, ब्याज की दर बढ़ जाएगी। ब्याज की दर बढ़ेगी तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट करेगी, ठीक है ना, एप्रिशिएशन हो जाएगा करेंसी का। एप्रिशिएशन क्यों होगा, बाहर की फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री में आएगी, आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण से आपकी करेंसी का ये लेवल आ जाएगा कि $1 इक्वल टू डॉलर, यानी कि $1 इक्वल टू 40 रुपीज़, $1 इक्वल टू 25 रुपीज़, ये वाला आ जाएगा। तो अभी आपने देखा था कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई थी कि एक्सपोर्ट गिरेंगे और इंपोर्ट बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आपके एक्सपोर्ट गिरेंगे, एक्सपोर्ट अगर गिरते हैं, अभी आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी IS की मैंने आपको क्या बताया कि ये कंजम्पशन है, YT ये डिस्पोजेबल इनकम होती है, ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है, ये एक्सचेंज रेट है। तो देखिए ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट है, जब ये गिरेंगे तो वापिस IS1 कहाँ पर आ जाएगा, IS पर आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो फिस्कल पॉलिसी हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या रही, इनइफेक्टिव रही। दूसरे केस में देखिए यदि हम यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो LM क्या कहाँ पर चला जाएगा, LM से LM1 पर आप शिफ्ट कर जाओगे। जब LM से LM1 पर आप शिफ्ट करते हो तो आप देख पा रहे हो कि ब्याज की दर घट जाएगी। जब ब्याज की दर यहाँ पर गिरेगी तो इससे क्या होगा, आपका आउटपुट पहले के कंपेयर में तो बढ़ेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देख पाओगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है तो आपकी करेंसी क्या करती है, डेप्रिशिएट करती है।
ठीक है ना। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो इससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट घटेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आईएस यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दोबारा कहाँ पर हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आप देखोगे, इसको अगर यहाँ बीओपी को और लेकर आ जाओगे, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो आपने देखा कि जब मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं तो वो इफेक्टिव होती है, और जब फिस्कल पॉलिसी अपनाई जाती है तो इनइफेक्टिव होती है। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। देखिए, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, ये आप सभी जानते हो। अगर आप समय दोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, अगर आप समय नहीं दोगे, अगर आप इस तरीके से ही वीडियो देखना पसंद करते हो कि सिर्फ आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाए, उससे काम नहीं चलता, ठीक है ना। तो इसलिए आप वीडियो को ढंग से देखिए, एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देखिए, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या रिटन हो या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसा भी एग्जाम हो, ये गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली है, यहां तक अगर आप पहुंच गए तो एक भी क्वेश्चन